चलिए। और बाकियों ने जो अपने अपने आंसर दिए थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा आंसर सबके। आई थिंक अब तो आप लोगों ने उसको ठीक से इंटरप्रेट किया है चार्ट को। एक बार मैं चार्ट दोबारा लगाता हूँ यहाँ पर। और क्वेश्चन मैंने बड़ा स्पेसिफिक पूछा था कि मंगल की दशा कैसी जाएगी इन व्यक्ति के लिए, विद रिस्पेक्ट टू मैरिज एंड विद रिस्पेक्ट टू करियर एंड फाइनेंस। ठीक, दो ही सवाल थे। इसके अलावा थर्ड कोई चीज हमें एनालाइज करनी नहीं थी। तो वो फिलहाल आप लोगों ने, मतलब काफी लोगों ने तो बिल्कुल ऑन द स्पॉट आंसर दिया है, बिल्कुल ही स्पेसिफिक आंसर, जो कि बहुत अच्छा आंसर था। उसमें से गुलशन जी के आंसर सबसे एक्यूरेट थे, दोनों के दोनों। और उससे पहले भी एक आंसर आया था, आई थिंक श्वेता जी का था कि शिवांगी जी का था, आई एम नॉट श्योर। दोनों का नेम थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा था मुझे। बट जिस पे मैंने कमेंट किया था, है ना, वो वाला आंसर भी बिल्कुल एक्यूरेट था। तो सिंपल सा लॉजिक लगाना है इसमें, कॉम्प्लिकेटेड मत करो कोई भी चीज। एक सिंपल चीज पूछी जा रही है तो सामने वाला भी यही पूछेगा कि मेरे आने वाला समय कैसा रहेगा। उसको दो पार्ट्स में, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देना आंसर को, कि करियर के कैसा रहेगा, पर्सनल लाइफ में कैसा रहेगा, हेल्थ में कैसा रहेगा, बस। ये तीन चीज ही अगर आप किसी की प्रिडिक्ट करते हो तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप अगले 10 साल का भी उसको एक विवरण दे देते हो, आउटलाइन, तो बहुत अच्छी बात है। उतने में ही बहुत हो जाएगा, आपका लाइफ सुधर जाएगी। तो इस केस में जो क्वेश्चन थे हमारे कि करियर के रिस्पेक्ट टू कैसे जाएगा और मैरिज के लिए, तो मैरिज के लिए जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया था वो था कि मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। ऑलमोस्ट सभी ने यही बोला था आप लोगों में से, ठीक है, तो सभी का यही मानना था। उसका रीजन ये था कि ये मंगल दोष बनाता है। एक दो जगह मैंने पढ़ा था, आपने मंगल दोष की बात की थी। मंगल दोष इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, जितना कि उसके बाद का एनालिसिस है। मंगल दोष तो एक बहुत छोटा फैक्टर है इसमें नेगेटिव होने का। बड़ी प्रॉब्लम है नवांश में जाके कंडीशन बदलना। यहां पर भी वैसे यहाँ का एनालिसिस भी पूरा करना है। मंगल सप्तम भाव में बैठ के क्या फल देगा, वो डिपेंड होगा कि सप्तम भाव की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर सेवेंथ हाउस बहुत स्ट्रांग है तो बहुत अच्छे गेन्स भी दे सकता है, अगर वीक है तो उसके रिलेटेड नुकसान देगा। तो यहाँ पर जो हमारा एनालिसिस था, और आप लोगों ने ही किया था ये, कि जो इसका लॉर्ड है, पहली बात बुध, वो है 11th में, एफ्लिक्टेड है विद राहु। ठीक है, अपनी मित्र राशि में जरूर है बट एफ्लिक्टेड है राहु के साथ। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, एक कमजोरी आ गई इस घर में। फिर इस शुक्र भी नीच का है, जो कि कारक ऑफ मैरिज होता है फॉर एवरीबॉडी। तो यहाँ पर अब क्लियर हो गया कि ये प्रॉब्लम आएगी। मंगल अब यहाँ बैठ के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, खास बिकॉज ऑफ बीइंग द 12th लॉर्ड। और इसके बाद भी ये प्रॉब्लम नहीं आती अगर ये मार्स मून से एक्सपेक्टेड नहीं होता। सी, मून इज द 8th लॉर्ड। 8वें भाव का जब संबंध 7वें भाव से बनता है और ये पाप ग्रह जुड़ जाते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन में, तो वो घर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उस घर को, या उस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं। तो ये है मैरिज का एनालिसिस। अभी इसको हमें कंफर्म करना है नवांश में, मंगल को सेम टू सेम। अब मंगल की दशा में नवांश के अंदर कौन कौन से घरों का लॉर्ड है, तीसरे भाव का लॉर्ड और 8th हाउस। ये भी गुलशन जी ने बिल्कुल क्लियर लिखा था कि थर्ड एंड एट्थ जो है किसी भी डिविजनल चार्ट में अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। तो यहां पर जो आप देख रहे हो, मंगल जो है 8th लॉर्ड है। और नवांश की स्ट्रेंथ भी निकाल दीजिए शादी के पर्पज से। तो शादी के पर्पज से अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ये 7th लॉर्ड है, डेबिलिटेटेड है, नीच राशि में आया हुआ है यहाँ पर। जो शादी का कारक वीनस होता है वो 6th में है। और मंगल और शनि दोनों ही इस घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में जब मंगल की दशा आएगी तो इस व्यक्ति की मैरिड लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव, या नेगेटिव चेंज कहेंगे, बदलाव भी नहीं, सीधा सीधा बोले तो नेगेटिव ही है। तो ये रीजन बिल्कुल ठीक है, एनालिसिस। सो जब इनकी मंगल की दशा शुरू हुई थी तो मंगल मंगल में इनके वाइफ एक्सपायर हो गई थी। ठीक है, एट दैट पॉइंट हिज वाइफ एक्सपायर्ड। और रीजन यही है जो हमने डिस्कस किए, क्योंकि 7th हाउस में कोई खास प्रॉमिस नहीं था। तो जब भी किसी हाउस में प्रॉमिस नहीं होगा और उस घर की दशा आएगी, तो उस घर से रिलेटेड नेगेटिव इवेंट भी सामने आते हैं। हमेशा पॉजिटिव नहीं आते। जैसे 9th हाउस है, 9th हाउस की दशा में हम बोलते हैं पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर 9th हाउस कमजोर है तो 9th हाउस में जो बाकी रिलेशनशिप्स हैं उनके रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट आएंगे सामने।
करियर में शायद अच्छा रिजल्ट आ जाए 9th हाउस भाग्य की वजह से, बट रिलेशनशिप के मैटर्स में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यहाँ पर भी यही हुआ। दूसरा हमने पूछा था करियर एंड फाइनेंस। ठीक, अब करियर फाइनेंस में आपको ये ध्यान है कि ये जो है त्रिकोण लॉर्ड है मार्स, एंड 12th लॉर्ड भी है। तो 5-12 जब होता है, जब भी 12th या 5-12 का 5-8 का कोई रिजल्ट आता है प्लैनेट में, तो चेंज आता है करियर में, या कह सकते हैं कि काफी मेजर चेंज आता है ना, हैवी ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तो दिखाता है 7th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट, और है भी ये 8th लॉर्ड के कनेक्टेड। तो ये तो फिर दोबारा से इनका कहीं ना कहीं पे एक नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, नेगेटिव इन द सेंस चेंज प्रोन रिजल्ट आ रहा है करियर का काफी। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट है हाँ कि मंगल यहाँ पर जरूर एक ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव तो लेके आएगा ही आएगा। इसकी कंफर्मेशन हमें मिलेगी D10 चार्ट में। D10 में कैसा है मंगल, तो D10 में जब आप आए तो मार्स इज रूलिंग वेरी गुड हाउसेस लाइक 6th एंड 11th। तो 6-11 जो है ये अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर ग्रोथ इन करियर। बैठा भी 4th हाउस में एस्पेक्टेड बाय मून, सेकंड लॉर्ड। तो अगर आप देखोगे ये धन योग है यहाँ पर, मून एंड मार्स का, ये दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे के आमने सामने यहाँ पर। तो इनके जो करियर में बदलाव आया था इसमें, वो ये आया था कि जब इन्होंने मार्स की दशा शुरू हुई है तो ही चेंज्ड हिज करियर, मतलब इंडस्ट्री चेंज कर दी पूरी। जिस फील्ड में थे उससे बिल्कुल विपरीत फील्ड में आ गए, न्यू रोल में आ गए, जो कि एक हम यहाँ पे देख पा रहे हैं लगन कुंडली में। लेकिन ये रोल इनके लिए बहुत अच्छा रहा इस पूरी महादशा के अंदर। इनकी फाइनेंशियल राइज भी हुआ, और इन्होंने काफी सक्सेस भी पाई, और पोजीशन भी बहुत अच्छी हासिल की। लेकिन मानसिक कष्ट बहुत था ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल परेशानी बहुत रही। जॉब में भी एक प्रेशर जॉब था, हाई प्रेशर हाई स्ट्रेस जॉब। और पर्सनल लाइफ हालांकि कुछ साल के बाद बेटर हो गई थी, क्योंकि उनकी सेकंड मैरिज भी हो गई थी इसमें। तो मंगल की ही दशा में 7th में बैठा प्लैनेट सेकंड मैरिज भी करा रहा है। तो ये कारण है कि ये दशा जो है इनके करियर के लिए बहुत अच्छी रही, लेकिन करियर में भी बदलाव लेके आई, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई। और शादी में तो खैर पूरा झटका दे दिया एक बार, और साथ में फिर रीमैरिज भी कराई इनकी। आज के दिन हिज लाइफ इज गुड, मतलब इनके काफी बच्चे हैं। आप देख सकते हैं इनके 5th हाउस पे कितने एस्पेक्ट्स हैं, 5वें भाव पे कितने ग्रह दिख रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं। 3, 4, और ये भी देख रहा है शनि यहाँ से 5। तो इनकी फर्स्ट मैरिज से 2 बच्चे, सेकंड मैरिज से भी 2 बच्चे। आज की दिन 4 बच्चे हैं, 3 या 4 आई थिंक है। तो वो उतनी बड़ी फैमिली के साथ में टचवुड एवरीथिंग इज गुड। अब ठीक है, अब राहु की दशा भी आ गई है, मार्स की दशा खत्म हो गई। सो आप लोगों का एनालिसिस बिल्कुल ठीक है, इसके आगे ना पीछे ज्यादा एनालाइज मत करो। बाद में इसके आंसर देने के बाद एनालाइज करते रहो कुछ एडिशनल पॉइंट्स, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड मत करो एनालिसिस को। यहाँ पर एक रेट्रोगेशन का भी आई थिंक किसी ने बताया था, रेट्रोगेट है कि नहीं मार्स, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये मार्स और जुपिटर रेट्रोग्रेड है इनके, 2 प्लैनेट्स वक्री हैं। तो वक्री प्लैनेट्स आर प्रॉब्लमेटिक। ये आज मतलब ये 7th हाउस में रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हो या 5th हाउस में रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हो, ये मल्टीपल पार्टनर्स देते हैं। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल ठीक है। दैट इज अ गुड एनालिसिस, वेरी गुड। इस तरीके से आपको हर चीज एनालाइज करनी है। आपको पूरी कुंडली का कई बार हम एनालिसिस ना करना चाहें तो हम एक दशा का एनालिसिस कर सकते हैं, जिस दशा में आगे उसके सामने चल रही है या आने वाली है। और उन घरों का एनालिसिस कीजिए जिन घरों को वो दशा लॉर्ड एक्टिव करेगा। और दशा लॉर्ड की प्रवृत्ति को भूलना नहीं है। अगर वो पाप ग्रह है तो परेशानी के साथ रिजल्ट देगा, शुभ ग्रह है तो वातावरण बड़ा शुभ रखेगा आपकी लाइफ में, और बाकी काम भी बड़े, प्रोसेस बड़ा इजी हो जाएगा, एनवायरमेंट इजी हो जाएगा, माहौल जो है अच्छा बना के रखेगा कंफर्ट के साथ। लेकिन दोनों ही तरीकों में आपको एनालाइज करना ये चाहिए, बेसिक्स अपना फॉलो करिए रूल्स को, और ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना। सिंपल जो प्लेनेट यहाँ पर है उसकी स्ट्रेंथ डिविजनल चार्ट में कैसी है ना, यही देखना है आपको। और डिविजनल चार्ट में कौन से घरों को रूल करना है, उसके हिसाब से आपकी इसमें प्रिडिक्शन चलेगी।